नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। शपथ ग्रहण समारोह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के लाहौर तक प्रधानमंत्री मोदी का सफर और अब ये नतीजा, इसे डबल क्रॉस ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। हालांकि अभी इंतजार करना होगा। जो पाकिस्तान की जीआईटी के हवाले से कहा जा रहा है उसकी तस्दीक ना तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से हुई ना ही हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन जो खबरें हैं वो जरूर सब करे कराए पर पानी फेरने वाली हैं। जब भी भारत पाकिस्तान पर भरोसा करता हुआ दिखता है, हर बार बदले में उसे दगाबाजी ही मिलती है। थोड़े इंतजार के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन जो मौजूदा हालात है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह डबल क्रॉस है या नहीं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की जीआईटी ने पठानकोट हमले के सिलसिले में भारत की तरफ से दिए गए सारे सबूतों को खारिज कर दिया है और उसके बाद जो कुछ वहां की मीडिया में चल रहा है वो वाकई दोनों देशों के रिश्तों को और खराब ही करेगा। रिपोर्ट देखिए। पठानकोट पर पाकिस्तान की मंशा पर जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया है। हमले के जिम्मेदार आतंकी सरगनाओं को पकड़ने की बजाय पाकिस्तान ने नए तरीके की ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। अब पाकिस्तान टुडे नाम के एक न्यूज वेबसाइट ने लिखा है कि एक मुस्लिम जांचकर्ता की निशंस हत्या इस बात का सबूत है कि भारतीय प्रशासन मामले को दबाकर रखना चाहता है। जाहिर है इशारा तंजील अहमद की ओर है। जीआईटी का यह भी कहना है कि पठानकोट एनकाउंटर भारतीय अथॉरिटीज की साजिश थी। पठानकोट हमले में कुछ ही घंटे में सारे आतंकी मारे गए थे, लेकिन भारत ने 3 दिन तक ड्रामा किया ताकि दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सके। पाकिस्तानी जीआईटी अपनी प्रोपेगेंडा के लिए जिस भारतीय मुस्लिम जांचकर्ता की मौत का जिक्र कर रही है वो कोई और नहीं, एनआईए ऑफिसर तंजील अहमद हैं, जिन्होंने जीआईटी के साथ एनआईए के लाइजन अफसर की जिम्मेदारी निभाई थी। 2 अप्रैल की रात को नकाबपोश हमलावरों ने उनकी यूपी के बिजनौर में 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह की बात जीआईटी कर रही है, जिसको पूरी भारत ने सुरक्षा और हर तरह की फैसिलिटीज दी कि वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे। बड़ा अटैक था ये, तो मतलब दोहरी बात पाकिस्तान कहने का मास्टर है, एक जमाने से इस तरह कर रहे हैं। हालांकि इस नई नौटंकी में पाकिस्तान सरकार अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन भारत में सियासतदानों ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोदी जी देश से माफी मांगे और बताएं कि उनके और नवाज शरीफ के बीच में क्या डील हुई है। This joint investigative team has within a few days debunked the government of India, lowered its credibility. In fact, it has legitimated itself and is now accusing the government of India. So I fail to understand what the Modi government achieved. हालांकि एनआईए ने पाकिस्तान को साफ लफ्जों में चुनौती दी है कि अगर उसे वाकई लगता है कि जीआईटी भारत की ओर से सौंपे सबूतों से संतुष्ट नहीं है तो औपचारिक बयान जारी करे, न कि मीडिया की आड़ में पीछे से गलत बयानी को हवा दे। अभी किसी भी तरह का कोई अधिकृत बयान कहीं से नहीं आया है। उसके बाद उसको लेकर के हो हल्ला मचाना, उड़ी उड़ाई बातों पे, हवा हवाई बातों के आधार पर बड़े बड़े लोगों का रिएक्ट करना, हमें लगता है ये कतई ठीक नहीं है। जो भी गुनाहगार है उसको सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। इससे पहले जीआईटी के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया दावा कर चुका है कि पठानकोट हमले के सिलसिले में भारत कोई ठोस सबूत देने में नाकाम रहा, जबकि तथ्य यह है कि एनआईए ने पाकिस्तानी जांचकर्ताओं को हमले से संबंधित सारी डिटेल्स, हमलावरों की पहचान, उनके ठिकाने, उनके डीएनए की रिपोर्ट और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं से बातचीत की कॉल डिटेल्स भी मुहैया कराई है। ये ऐसे सबूत हैं जिन्हें देखकर भारत में पाकिस्तानी टीम की बोलती बंद हो गई थी। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाऊं, एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। आप वो तारीख याद कीजिए जब यह फैसला हुआ था कि पाकिस्तान से एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत आएगी और आकर के पठानकोट हमले की जांच करेगी। उस वक्त से ही इसका विरोध शुरू हो गया था, लेकिन अब जिस तरह की खबरें पाकिस्तान मीडिया में हैं, उसके बाद विपक्ष और तीखे तौर पर सरकार पर हमलावर है। नेपाल के पोखरा में सरताज अजीज के साथ मुलाकात के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बेहद पॉजिटिव थीं।
और गर्मजोशी के साथ ऐलान किया था कि पाकिस्तान की जेआईटी पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आएगी। अब जब मैं और सरताज साहब मिले तो पठानकोट की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पठानकोट की बात भी हमारी हुई और मुझे खुशी है कि जो इतने दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे जेआईटी कब आएगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई तारीख तय हुई या नहीं हुई, तो वो तारीखें भी तय हो गई हैं। 27 तारीख की रात को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी। लेकिन जब पाक जेआईटी पठानकोट पहुंची तो उसका जोरदार विरोध शुरू हो गया। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के एंट्री गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो वहीं दूसरी ओर गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी ने पाकिस्तानी जांच टीम के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार की सहयोगी शिवसेना ने भी पाक जांच दल का विरोध किया था। अब एक बार फिर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। किया था, सारे लोग कह रहे थे कि देखना आईएसआई जांच के बाद यही कहने वाली है कि कोई सबूत नहीं मिला, आईएसआई को कोई सबूत नहीं मिला। आईएसआई ने तो उससे भी ज्यादा बढ़ के कह दिया कि भारत ने हमला अपने ऊपर खुद ही कराया था। तो हमें लगता है कि भारत माता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतना बड़ा धोखा आज तक कभी नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने तो सारी हदें पार कर दी। ट्वीट किया कि क्या प्रधानमंत्री के रूप में हमारे पास एक आईएसआई एजेंट है। ये बहुत गंभीर है जिस तरह से प्रधानमंत्री भारत विरोधी ताकतों के सामने घुटने टेक रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां पहले से ही आवाज उठा रही थीं। अब पाकिस्तान के रुख ने उन्हें हमले का फिर से मौका दे दिया है। अगर भारत सरकार को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान आईएसआई इस बात को कबूल करती कि उनके जो मोहरे हैं, उनके जो पयादे हैं, उन्होंने पठानकोट को अंजाम दिया था, तो फिर भारत सरकार बिल्कुल एक ख्याली दुनिया में रहती है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को भारत बुलाना ही नहीं चाहिए था। बुला करके अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी किरकिरी कराने का काम भारत सरकार ने किया है। पाक जेआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब संघ भी गेंद को केंद्र सरकार के पाले में डालता दिखाई दे रहा है। अब ये भारत के लिए अवसर है कि उस पर कार्रवाई करेगी और पाकिस्तान के पास कहने के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपने हमें अवसर नहीं दिया। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि पनामा पेपर्स लीक मामले में नवाज शरीफ के बच्चों के नाम कई कंपनियों के मालिकाना हक का खुलासा होने के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। नवाज घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पाक जेआईटी रिपोर्ट का इसी वक्त सामने आना राजनीतिक विरोध को शांत करने की सोची समझी चाल तो नहीं? टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चलिए अब हम अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमर आगा साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं। कमर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मुकेश नाइक कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही पलों में सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं कमर साहब आपके साथ। पाकिस्तान की मीडिया में सर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के अब तक दोनों सरकारों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, ऐसा क्यों है और कब तक आपको उम्मीद लग रही कि इस पर कुछ स्टेटमेंट आ सकता है? पहली बात तो ये कि अभी ऑफिशियली रिपोर्ट आउट नहीं हुई है, इस वजह से सरकार इस पे कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, न पाकिस्तान की न भारत की। लेकिन एक चीज़ इस रिपोर्ट को देखने से लगता है कि नवाज शरीफ बिल्कुल कमज़ोर हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं, इनके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। अगर इनके कहने पे भारत सरकार ने इतनी सब कदम उठाए, ये हुआ कि जेआईटी को भी बुलाया यहाँ पे और उम्मीद की जा रही थी, उन्हीं ने ये भी कहा था कि वो कोऑपरेट करेंगे भारत के साथ, और ये भी एक स्टेटमेंट दिया गया कि पाकिस्तान से लोग आए थे पठानकोट के लिए। लेकिन आखिर में वही हुआ जो आईएसआई या वहाँ की सेना चाहती थी। लगता ये है कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ पे बहुत भरोसा करना गलत साबित होगा। तो जो रिश्तों को बेहतर बनाने की जो लगातार कोशिशें हो रही थी विनोद साहब, जो लगातार हमने शपथ ग्रहण से, मैंने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया, शपथ ग्रहण से लेकर के लाहौर तक का सफर तय कर लिया गया, बार बार ये बातें कही गई जिस तरह से पाकिस्तान इस बार रिएक्ट कर रहा है हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को लेकर के, वो अद्भुत है और अविस्मरणीय, तमाम ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल हो रहा था। अब किस तरफ जाएगा दोनों देशों के बीच का रिश्ता? देखिए, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कोई आधिकारिक वक्तव्य आए हमारी सरकार की तरफ से और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। रही बात जेआईटी की, तो जेआईटी का यहाँ आना नवाज शरीफ का उतना उसमें रोल नहीं था जितना कि दोनों एनएसएस का रोल था। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स दोनों मिल रहे हैं, हमारी तरफ से अजीत डोवाल साहब और उनकी तरफ से नासिर जंजुआ,
ये इन दोनों में जो बातचीत हो रही थी उसका उदाहरण है कि फैसला हुआ कि जेआईटी आए। जेआईटी के यहाँ आने से पहले सरताज अजीज ने इस बात की पुष्टि की थी कि कुछ फ़ोन नंबर्स जो हमने उनको मुहैया करवाए हैं उनमें से कुछ ट्रेस बैक हो गए हैं जैश ए मोहम्मद में। ठीक है, आप समझे ना इस बात को। और दूसरा एक टिप ऑफ आया था उनकी तरफ से कि कुछ लोग घुसे हैं भारत की टेरिटरी में आतंक फैलाने के लिए। वो जो टिप ऑफ था वो बताया जाता था कि उनके एनएसए के द्वारा हमारे एनएसए को दिया गया था। उस टिप ऑफ का क्या हुआ अभी तक हमें कोई उसकी जानकारी नहीं है। हालांकि बीच में एक खबर आई थी कि उसके 3-4 आतंकी उसके चलते 3-4 लोग मार दिए गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो एटीएम की मशीनों की चोरी करते थे और पैसे वहां चुराते थे। लेकिन जो भी है बात यह है कि अगर ये बात सच है कि जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है जो वहाँ की अखबारें बता रही हैं हमको, तो फिर एक बात आप समझ लीजिए कि आजकल के ज़माने में और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद पे नज़र है उसके चलते कोई भी देश कोई कहानी घड़ के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। अगर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हाँ बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब ऐसे हमले होते हैं तो मामला होता तो द्विपक्षीय है लेकिन रहता नहीं है द्विपक्षीय। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें बताया जाता है कि आजकल एक ग्लोबल युद्ध चल रहा है आतंकवाद के खिलाफ और उसी के चलते अभी हाल ही में सिक्योरिटी समिट हुआ जिसमें बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब नहीं जा सके, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहां थे। तो जिस लेवल पे कंसर्न्स है और जिस लेवल पे गंभीरता से इसको लिया जा रहा है उसके चलते कोई भी फिक्शन को नहीं बेच सकता। फैक्ट्स को तो आप बेच सकते हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन कोई कहानी घड़ के कि ये भारत ने खुद ही हमला करवा दिया और वो जो अभी एनआईए का अफसर है उसको भी भारत की सरकार ने हलाक करवा दिया। कमर साहब ने बात कही कि किसी मजाक सा ये लगता है। हाँ नहीं तो यही समझिए ना, मजाक तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये इस तरह का ब्रेजननेस, इस तरह का हठधर्मिता अब नहीं चलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और पाकिस्तान की जवाबदेही मांग रहे हैं लोग और उनकी बनती है बहुत से मामलों में, और उनको अपनी सिंसेरिटी दिखानी पड़ेगी। भले ही कोई सरकार हो वहां पर, भले ही फौज की सरकार हो या नवाज शरीफ की सरकार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंतजार करते हैं कि सवाल तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का है। बिल्कुल, वो उन्होंने सिद्ध करनी है वो क्रेडिबिलिटी। ठीक है, सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, जो पाकिस्तान मीडिया में जो खबरें जेआईटी के हवाले से चल रही हैं उस पर आपकी नजर पड़ी होगी, और सरकार की तरफ से उस पर कब तक रिएक्शन आ सकता है, कब तक इस पर हम कुछ सुन सकते हैं, और आपकी पार्टी का क्या इस पर रुख है? देखिए, सरकार के रिएक्शन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सरकार, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। प्राइवेट रिपोर्ट्स के बेसिस पर, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के बेसिस पर अगर हम डिप्लोमेसी चलाएंगे फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम तो इतना ही उम्मीद करते हैं कि जेआईटी बहुत रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ जो हमने कंक्रीट एविडेंस उनको दिया है उसके बेसिस पर आगे वो लिंक्स खोजेंगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेंगी, क्योंकि उनका वायदा है कि इस इंसिडेंट को वो लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनका जो वादा है कि टेरर के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें साथ हैं, ये एक बहुत अच्छा मौका है उनको प्रमाण देने का। तो ऐसे रिपोर्ट्स हो सकता है कि बरगलाने की भी कोशिश हो रही हो, तो हम कैसे मान लें जब तक कोई ऑथेंटिक नहीं। मैं इसीलिए आपसे समझना चाह रहा था कि कब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ सकता है। बहरहाल मैं आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा मुकेश नाइक साहब के पास चले। मुकेश नाइक साहब, आ रहा हूं सर आपके पास। मुकेश नाइक साहब, जो विरोध आप लोग शुरू में कर रहे थे कि पाकिस्तान की जेआईटी भारत में आके जांच करेगी और उसमें वो लोग शामिल हैं जिन पर इस हमले की जिम्मेदारी, जिन पर बताई जा रही थी कि ये लोग इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, क्या आपका विरोध अब जिस तरह की बातें हो रही हैं आपको लग रहा है कि वो ज्यादा सही बात थी, पाकिस्तान की जेआईटी भारत नहीं आनी चाहिए थी, वरना इस तरह का धोखा हमको नहीं मिलता जो अभी हम देख रहे हैं? बहरहाल अभी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें नहीं आया, बावजूद इसके। देखिए, पूरे दक्षिण एशिया में आतंकवाद की खेती करने वाले लोगों के बारे में भारत में और हम लोगों के बीच में जो ओपिनियन बना था और जो हम बात कह रहे थे वो केवल अनुमानों पर आधारित नहीं थी।
जेआईटी ने की जो रिपोर्ट लीक हुई है पाकिस्तान की मीडिया में, जिस तरह की खबरें आ रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये केवल भारत का तमाशा था, ये कितना हास्यास्पद है। और इस तरह का रवैया पाकिस्तान का कोई पहली दफा नहीं है। जब संसद पर हमला हुआ, भारत की लोकसभा पर हमला हुआ, बंबई में हमले हुए, दाऊद को लेकर, हफीज सईद को लेकर, मौलाना मसूद को लेकर जो जानकारियां आज तक पाकिस्तान को मुहैया कराई गई और उसको लेकर जो पाकिस्तान का पहले रवैया रहा है वो केवल अनुमानों के आधार पर नहीं रहा है। और ये सबूत हमसे मांगते हैं। अगर कोई इनसे पूछे कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में, जो पाकिस्तान का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है, फौज की सरपरस्ती में वहां पर रह रहा था, इससे बड़ा प्रमाण आतंकवाद की खेती का पूरी दुनिया के सामने और क्या हो सकता है? सर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भारत सरकार से आप क्या चाहते हैं जो मौजूदा हालात हैं? हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने क्या बातचीत की नवाज शरीफ से, ये बात जानकारी में आना चाहिए। एनआईए के जो हमारे सुरक्षा के प्रमुख हैं पाकिस्तान और भारत के, डोभाल जी और उनके देश के, इनके बीच में क्या बात हुई, ये देश की जानकारी के सामने, देश की जानकारी में आना चाहिए। जो जानकारियां पहले मुहैया कराई और अभी मुहैया कराई, उसको लेकर पाकिस्तान का क्या रवैया है, इस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस गवर्नमेंट का आना चाहिए। और आगे हमारा इन सारी गतिविधियों को लेकर क्या एक्शन प्लान है भारत के अंदर और पूरे ग्लोबल लेवल पर, यह भी हमारी स्ट्रेटजी पूरी देश की जनता के सामने आना चाहिए। जो कुछ भी भारत में हो रहा है, जिस तरह, और सबसे सबसे हंसी की बात यह है कि वो लोग जांच करने के लिए भारत आ रहे हैं जो आतंकवाद का पोषण करते रहे हैं, जिन्होंने आतंकवादी संगठनों को पाला है, उनको प्रशिक्षण दिया है, वो भारत में आकर ये देख रहे हैं कि आतंकवादी हमला किसने किया। ठीक है, कितना हास्यास्पद है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, फिर जरूर हमारे साथ टेलीविजन पर बैठे और फिर बातचीत करें। ठीक है कमर साहब, मैं इससे पहले सुदेश जी आपसे पूछूं कि क्या जेआईटी को यहां बुलाने के फैसले में कुछ आपको अब खामी लग रही है? शायद ऐसा नहीं होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन उससे पहले मैं जरा कमर साहब से समझ लूं। कमर साहब, जो बातें मुकेश नाइक साहब कह रहे हैं, ऐसी कुछ मांगे केजरीवाल साहब की तरफ से भी रखी गई हैं। कितना ट्रांसपेरेंसी की बहुत सी बातें होती, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर कितनी बातों को दुनिया के सामने रखा जा सकता है और कितनी बातों को छिपाना जरूरी होता है? देखिए, ज्यादातर बातें बताई नहीं जा सकती, लेकिन ये जरूर है, मैं समझता हूँ कि इस समय जरूरत इस बात की है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए और जिसमें सभी पार्टीज के लोगों से कम देश की पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में उनसे बातचीत करके उनको बताना चाहिए कि क्या बातचीत हुई थी और क्या हम चाहते हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं और हम क्यों गए थे और क्या हम अचीव करना चाहते हैं। यही संभव हो सकता है इस परिस्थिति में, और इसलिए कि एक नेशनल कंसेंसस बनना बहुत ज़रूरी है, वरना ये तू मैं जो चल रही है ये बढ़ती रहेगी और इससे किसी को कोई फायदा नहीं, खासतौर से हम लोग। बहुत अच्छी बात कही है कि सुदेश और मुकेश नाइब साहब को इस पर समझना चाहिए इस चीज को, बहुत जरूरी। बहरहाल, पाकिस्तान से इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मतीन हैदर साहब जुड़ चुके हैं। मतीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं, ये पाकिस्तान टुडे ने जो जेआईटी के हवाले से जो खबर छापी है, इसकी क्या हैसियत है पाकिस्तान में, कितनी क्रेडिबिलिटी है मीडिया बरादरी के अंदर इस पोर्टल की? जी, मीडिया को तो छोड़ दें, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो जो टीम पठानकोट के तहकीकात के लिए पाकिस्तान से गई है, उसमें दो चीजें, एक तो पाकिस्तान ने बहुत संजीदगी के साथ और भारत के साथ जो तावन था काउंटर टेररिज्म का, इस तावन को आगे बढ़ाते हुए ये टीम भिजवाई। पहले तो भारत की तरफ से बहुत हीलो हुज्जत किया जाता रहा और कभी बयान आए कि इस टीम को आने नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद टीम वहां पहुंची, दिल्ली से पठानकोट गई और हमें जो इतलात मिली कि बहुत महदूद एक्सेस दी गई इस टीम को, उसके बावजूद जो है टीम ने वहां पे कुछ शवाहिद इकट्ठे किए और कल भी हमारे पास ये खबर थी। एक तो अभी टीम अपनी हत्ती रिपोर्ट जो है उसको कंपाइल कर रही है, लेकिन उसमें एक चीज और निकली है कि जहां तक मसूद अजहर के पठानकोट के हमले में मुलव्वस होने का ताल्लुक था और भारत ने इस हवाले से बड़ी बातें करी थी और कहा था कि जो हमला आवर थे वो मसूद अजहर के साथ बावलपुर में राब्ते में थे, वो चीज साबित नहीं हो सकी। और इसके अलावा यह भी इल्जाम आयद किया गया कि पाकिस्तान के खुफिया अदारे इस हमले में मुलव्वस हैं, वो भी चीज साबित नहीं हो सकी।
जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त मौलाना मसूद अजहर जो है वो भावलपुर में थे ही नहीं। सिम और नंबर जो है वो तो भावलपुर के दिए गए जी, भावलपुर के इन नंबरों के ऊपर जो है हमला आवर जो थे वो राब्ते में थे, लेकिन ये बात साबित नहीं हो सकी। और इसके साथ एक और अच्छी बात जो पाकिस्तान ने की लेकिन भारत ने उसका भी मुस्बत जवाब नहीं दिया, वो ये कि हमले से कबल ही पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां थी उन्होंने भारत को सिक्योरिटी अलर्ट और एडवांस सिक्योरिटी अलर्ट दे दिया था कि मुमकिन है पठानकोट पर हमला हो सकता है, इस बात के इम्कानात हैं। तो मतीन हैदर साहब, ठीक है, था कि वो अप्रिशिएट करता। मतीन हैदर साहब, आपकी जानकारी में है जेआईटी जो है अपनी रिपोर्ट कब तक टेबल करने वाली है? लेकिन भारतीय सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने इस मरतबा भी अरे सर, रिस्पांस अगर नहीं दिया होता तो बातें यहाँ तक नहीं पहुंचती। काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म के तहत मतीन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इंफॉर्मेशन दी, एडवांस सिक्योरिटी अलर्ट किया, लेकिन जो अरे आप तो शुरू हो गए तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। मतीन साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आपकी जानकारी में है जो जेआईटी है जिसकी ये खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, ये कब तक टेबल होने वाली है? जी दोबारा जरा कहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिस लीक रिपोर्ट के हवाले से खबर चल रही है पाक मीडिया में, वो कब तक टेबल होगी और कब तक कोई पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें मिल सकता है? जी बिल्कुल, इसमें अभी चंद हफ्ते मजीद लगेंगे रिपोर्ट को फाइनल होने में, और इसके बाद ये प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सामने जाएगी रिपोर्ट, और फिर उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया भारतीय सरकार के साथ इसे शेयर किया जाए या नहीं, लेकिन शेयर जरूर किया जाएगा क्योंकि पठानकोट पर हमले से मुतल्लिक है और इसमें ऑलरेडी दोनों ममालिक तावन कर रहे हैं। समझता हूँ मतीन साहब, देश जो है या रवा महीना अप्रैल का जो महीना है ये पूरा इसमें लग सकता है, और ये भी इम्कान नहीं, इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि दोनों देशों की हुकूमतों की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा उसके बाद सही तरीके से हम इस पर बात कर पाएंगे। लेकिन मेरे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विनोद शर्मा साहब हैं, वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। प्लीज अगली आवाज विनोद शर्मा साहब की होगी आपके लिए। मतीन हैदर साहब, अभी तक तो जब तक ये टीम हमारे यहाँ नहीं आई थी तब तक दोनों सरकारों ने किसी भी पब्लिक डिस्कोर्स में इंटरवीन नहीं किया था। आपका मीडिया, हमारा मीडिया अपनी अपनी थ्योरीज देता रहता था और सरकारें चुप थी, और अभी भी दे रहा है मीडिया थ्योरीज, आप भी दे रहे हैं और हम भी दे रहे हैं, और सरकारें चुप हैं। आपके मुताबिक आने वाले 2-3 हफ्तों में ये रिपोर्ट फाइनलाइज होगी। जेआईटी के मेंबरान ने क्या बड़ी मैच्योरिटी का, अगर ये सच है कि उनकी रिपोर्ट इस तर्ज पे है, तो क्या उन्होंने बहुत मैच्योरिटी का एक इजहार किया है कि उन्होंने मीडिया में वहां जाके लीक करनी शुरू कर दी स्टोरीज इससे पहले कि वो रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री आपके वजीर आजम तक पहुंचे? क्या ये जेआईटी जो थी वो इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल जेआईटी थी? अगर कोई ऐसी बात थी भी तो पॉलिटिकल लेवल पे कन्वे होनी चाहिए थी सबसे पहले, बावजूद इसके कि मीडिया के जरिए भारत को इत्तला दी जाए। उसी तरह से जी बिल्कुल, ये बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये जाहिर बात है, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया में सब जगह ये प्रैक्टिस है, लीक्स तो होते हैं और बड़ी बड़ी सिक्योरिटी टीम्स और तहकीकाती टीम से लीक्स होते हैं। अभी ये रिपोर्ट हतमी मुरतब नहीं होती, उससे पहले ही चीजें निकल जाती हैं। लेकिन ये कि ये जरूरी नहीं कि जेआईटी से निकला उसके करीबी किसी सोर्स से भी निकल सकती है। सोर्स तो जारी बात है उसका नाम नहीं आया आज जो अखबारात में जो रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन मैं इस बात पर आपसे इत्तफाक करता हूं कि ये जो लीक्स का सिलसिला है ये जो है हतमी रिपोर्ट सबमिट होने से, कंपाइल होने से पहले ये लीक्स का सिलसिला जो है ये बंद होना चाहिए दोनों तरफ से। और इसमें जो तहकीकाती टीमें उन्हें खुद अपनी स्ट्रिक्टनेस का, लेकिन अब चूंकि लीक आ चुके हैं, अखबारात में इत्तलात आ चुकी हैं और ये बात दुरुस्त है कि लीक होने से पहले ये चीज पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ चाहिए और पॉलिटिकल लीडरशिप के जरिए ही बात आउट होनी चाहिए। चूंकि आजकल ट्रेंड इंडिया पाकिस्तान में ऐसे है कि तहकीकाती टीमों के लीक्स आते हैं, अखबारात में पहले चीजें पहुंच जाती हैं, ये एक मुनासिब नहीं। चूंकि मामलात जो हैं जिन इश्यूज पर तहकीकात की जा रही है वो इंतहाई हसास मामलात हैं और उस हसास मामलात में जो है वो इस तरह उनको खुले अंदाज में मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए, कुछ चीजें सीगा राज में भी रहनी चाहिए। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप के पास आ जाए तो उस वक्त वो जैसा जो तरीकाकार चाहे उसके मुताबिक वो करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टीम बहुत मैच्योर थी पाकिस्तान की, इसमें बहुत सीनियर अफसरान शामिल थे, उन्होंने बड़ा संजीदगी के साथ, सीरियसनेस के साथ पठानकोट का दौरा किया और बहुत सारी जगह ऐसे थी जहाँ पे वहां पे उन्हें नहीं जाने दिया गया।
देखिए, जितनी महदूद रसाई दी गई, उस महदूद रसाई के बावजूद टीम ने वो अपना ऐसा क्यों किया गया, आप बेहतर किया समझते और हैं? जितने मुमकिन मतीन थे साहब, ऐसा शवाहिद क्यों किया गया, आप के बेहतर मालूमात समझते हैं? कि अभी जो है रिपोर्ट का वो डिफेंस के मसाइल हैं। देखिए मतीन साहब, एक बात सुनिए, किसी भी रिस्पॉन्सिबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसके पास सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो एक पूरे आर्किटेक्चर को हिला रही है, एक आर्किटेक्चर बना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में दोनों एनएसएज मिल रहे हैं, तो क्या किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब छापने से पहले ये संजीदगी दिखाई कि आपके एनएसए जो मिलते रहते हैं इनफॉर्मली मीडिया के लोगों को, उनसे बातचीत करके उन्हीं से पूछ लें कि भाई क्या आपने इस सब का क्या कंक्लूजन निकाला है? ऐसा भी कोई किसी ने कोशिश नहीं की। और मीडिया में जो खबरें छप रही हैं उसका एक तरह से सिनॉप्सिस है। आज मैं कहीं देख रहा था इंटरनेट पे, तो लिखा था JIT रिपोर्ट और उसमें अपना पैराफ्रेज करके एक सिनॉप्सिस पूरा लिखा हुआ था। देखिए यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग ये काम करते हैं और वहाँ भी करते हैं कि अपना अखबार या अपना वेबसाइट जो है उसको पॉपुलराइज करने के लिए एग्जैजरेट करके सब कुछ मुबालगा आराई पर भी मबनी होती है। मेरे को अगर ये अखबार में ये क्या डॉन अखबार में छपा है, ये डॉन अखबार में छपा है, क्या डॉन अखबार ने इस पे कुछ लिखा है? देखिए आपके अखबार में क्या छपा, एक मरतबा फिर बताइए। नहीं, मैंने कहा क्या ऐसा कुछ छपा है डॉन अखबार में? पूछ रहे हैं सर, क्योंकि मैं डॉन अखबार को एक रेफरेंस न्यूज़पेपर मानता हूं आपके मुल्क का। ये छपा था कि टीम वापस आ चुकी है जी, और टीम जो है वो अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रही है, इससे ज्यादा बात नहीं आई। ये पाकिस्तान टुडे अखबार की बात की जा रही है। ये पाकिस्तान टुडे क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है? पाकिस्तान का अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसमें एक रिपोर्ट थी कि ये जो कुछ वाकयात हुए पठानकोट से मुतल्लिक और उसके बाद जो पाकिस्तान में जो भारतीय जासूस पकड़ा गया, एक रिपोर्ट उस हवाले से थी कि उसके बाद मुमकिन है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो काउंटर टेररिज्म में ताउन से मुतल्लिक तरीकाकार था, जो ताउन चल रहा था, शायद वो बंद हो जाए और बातचीत के रास्ते बंद हो जाए। रिपोर्ट इंतहाई नेगेटिव थी और जब मेरी आला सतह पर, आला तरीन सतह के जरिए से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि भारत के साथ बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे। पठानकोट का हमला अपनी तरफ और वाकया अपनी तरफ, और जो पाकिस्तान में भारतीय राह का जो सर्विंग ऑफिसर पकड़ा गया, ये उस तनाजर में बात हो रही थी कि उसने तमाम चीजों का एतराफ किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि ठीक है। मतीन साहब, एक छोटा सा आखिरी सवाल। मतीन साहब, कहने की बात ये थी कि अखबार में कोई ऐसी रिपोर्ट छपी थी जो दुरुस्त साबित नहीं हुई। नहीं, पाकिस्तान टुडे क्या है? ये पाकिस्तान टुडे क्या अखबार है? ये नया अखबार शुरू हुआ है क्या? जी, अखबार इसको कमो बेश कोई 5-7 बरस हुए पाकिस्तान टुडे को। कौन चलाता है? इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान में? मैंने यही पूछा था कि क्या जो इससे पहले द नेशन के एडिटर थे आरिफ निजामी, इसके एडिटर हैं। ओ, निजामी साहब इसके एडिटर हैं, नेशन वाले आरिफ निजामी साहब। ओ, समझ गए। तो ठीक है, फिर उसको उसी लिहाज से लेना चाहिए। फिर हमको पाकिस्तान टुडे को उसी आरिफ निजामी साहब के लिहाज से ही लेना चाहिए, क्योंकि निजामी साहब तो कभी, देखिए वो नवाए वक्त ग्रुप जो है वो तो कभी भी फेवर में नहीं रहा हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। पाकिस्तान टुडे। ठीक है मतीन हैदर साहब, एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि कल ही जो एक खबर आई पनामा लीक्स से जुड़ी हुई, जिसमें नवाज शरीफ के घर के कई लोगों का नाम आया, उसको लेकर के पॉलिटिकल क्राइसिस नवाज शरीफ झेल रहे हैं, क्या उसको काउंटर करने के लिए इस तरह की कोई खबर प्लान की गई हो? इस तरफ भी कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं, ये सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैं पहले तो पनामा लीक्स के हवाले से कहूंगा, उसमें जो चीजें आई हैं वो हुकूमत ने मानी है। जो वजीर इत्तलात हैं हुकूमत पाकिस्तान के तर्जमान है, उन्होंने कहा है कि ये तो पनामा लीक्स ने, पनामा पेपर्स ने, ये चीजें जो आई हैं वो सही हैं, और वो कहते हैं कि ये चीजें आती रही, क्योंकि इमरान खान बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं अब उनका फिर से। लीक्स ने पाकिस्तान में जो शरीफ गवर्नमेंट है उसको हिलाया है, उसमें ना सिर्फ मुस्लिम लीग नॉन की गवर्नमेंट बल्कि उसमें और भी पाकिस्तान के बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके भी नाम आए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस दूसरी किस्म की खबर लगाकर तवज्जो हटाई जा रही हो। पठानकोट का अलग वाकया है, लेकिन ठीक है मतीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मतीन हैदर साहब पाकिस्तान से हमारे साथ थे, उनकी अपनी बातें हैं। आरिफ निजामी साहब का अखबार है पाकिस्तान टुडे,
और ये जो नवाए वक्त ग्रुप से उनका संबंध है, और नवाए वक्त ग्रुप जो है वो अपने आप को पाकिस्तान मूवमेंट का अलंबरदार बोलता है, और उन्होंने कभी भी भारत और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के हित में कोई बात नहीं की। इसलिए ये पाकिस्तान तो, इसलिए मैं पूछ रहा था क्या डॉन अखबार में ऐसी कोई खबर छपी है? नहीं, उन्होंने क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई रेफरेंस पेपर है एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए, तो वो डॉन अखबार है, ठीक है, और उसमें अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं छपी है। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि हमारी सरकार क्या कहती है और उनकी सरकार आधिकारिक तौर पे क्या कहती है। लेकिन विनोद, ऐसा लगता है ये काफी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। नहीं, ये हो सकता है, हाँ, काफी, लेकिन इसकी जिस तरीके का पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, हमने जैसे देखा है पाकिस्तान को इस तरह से है, उसमें लगता है कि ये इसकी क्रेडिबिलिटी है, और उनको ये इसीलिए ये खबर नवाए वक्त ग्रुप को लीक कराई गई ताकि वहां इसकी क्रेडिबिलिटी पे मैं तो इस वक्त ना उसको कंफर्म कर सकता हूँ ना सवाल उठा सकता हूँ। सही बात। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमको सरकारों के बयान की इंतजार करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर आधिकारिक तौर पे पाकिस्तान से ऐसा बयान आता है तो उसके बाद हमारी जो बहस यहाँ होगी वो ज्यादा सार्थक होगी। बिल्कुल। और वो भले ही मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पे हो, पाकिस्तान पॉलिसी पे हो, फाइटिंग टेरर की पॉलिसी पे हो, थोड़े वक्त में मेरा ख्याल है कि हमको एक बार फिर मिलना पड़ेगा इस पे बातचीत। जरूर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। सुदेश वर्मा साहब, आपने सुना मतीन हैदर को, बहुत अच्छा कदम बताया गया था। तमाम जो रक्षा मामलों के जानकार, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान की जीआईटी को भारत आने की इजाजत देना एक अच्छा कदम है, इसमें इंटरनेशनल बरादरी में इससे अच्छा मैसेज जाएगा, वरना अगर आने नहीं दिया जाएगा तो वो दुनिया भर को चीख चीख के बताएगा कि लीजिए साहब हम तो जा रहे थे और हमको जाने नहीं दिया गया। लेकिन मतीन साहब जो बात कह रहे हैं कि बहुत लिमिटेड एक्सेस की इजाजत दी गई, बहुत सारी शिकायतें उन्होंने गिना दी, कहीं किसी तरफ आपको ये एहसास या महसूस हो रहा है कि शायद ये कदम नहीं उठाया गया होता जीआईटी को आने देने का तो ज्यादा बेहतर होता? देखिए, डिप्लोमेसी में कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता है। आपको एक विंडो हमेशा खोल के रखना है और हर प्रयास करना है जिससे रिश्ते सुधरे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता है उसमें कोई मिरेकल नहीं होने वाला है, एक एक स्टेप करके ही आप सुधार सकते हैं। और हमने जो तथ्य दिए, जो प्रूफ दिए हैं, वो अकाट्य प्रूफ हैं। तो हमें किस बात का डर था? वो आए और देखें, उन्हें वही एक्सेस दिया जिस एक्सेस से वो उस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। पूरे भारत में एक्सेस चाहिए तो पूरे भारत में एक्सेस तो मांगा नहीं था उन्होंने। और ऐसा अच्छा होगा कि नहीं, तो सवाल एक ये जो पूछा जा रहा है सुदेश साहब कि आईएसआई के लेफ्टिनेंट कर्नल को उसमें आने की टीम में इजाजत क्यों दे दी भारत ने? एक आईएसआई का लेफ्टिनेंट उसमें क्यों शामिल था? आप बताइए, आईएसआई एक गवर्नमेंट एजेंसी है वहां की, तो क्या आप गवर्नमेंट से डील नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप क्या पाकिस्तान को बोल सकते हैं कि आईएसआई रहेगा तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे? आईएसआई एक जो सबवर्सिव एक्टिविटीज चला रहा है वो डिफरेंट है, और आईएसआई का रिप्रेजेंटेटिव अगर इन्वेस्टिगेशन का टीम का मेंबर बन के आता है तो वो डिफरेंट इशू है। इस चीज को समझने की कोशिश करें। कमर साहब, ये जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि उस टीम में आईएसआई के एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, लगातार केजरीवाल इस पर सवाल पूछ रहे हैं और तमाम विपक्षी दल इस पर सवाल पूछ रहे थे, क्या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ बैरियर लगाया जा सकता था कि टीम में कौन कौन होगा, इसके बारे में कुछ हम अपनी तरफ से बातें रख सकते हैं? देखिए, जरूर किया जा सकता था, संभव है, अगर हम लोग शर्त लगा सकते थे, लेकिन फिर पाकिस्तान नहीं आता। इनकी पूरी कोशिश इस बात से थी कि एसआईटी आए, यहाँ देखे, उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक अच्छा मैसेज भी जा रहा था। मैसेज ये था कि हमारे यहाँ ये अटैक हुआ, हमने उनको दिखाया, उसमें पूरी तरीके से हमने उनके साथ कोऑपरेट किया और उसमें हमने पाकिस्तान को एक्सपोज कर देंगे। लेकिन ये भी शुबा था शुरू से हम लोगों को कि पाकिस्तान की जो टीम आएगी उससे बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये है कि इससे एक मैसेज गया कि हम चाहते थे कि रिश्ते आगे बढ़ें। पाकिस्तान ने कहा कि हम आना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, और हम लोग ये भी सोच रहे थे कि रेसिप्रोकल होगा, हमारी भी टीम वहाँ पे जाएगी और वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी और एक अच्छा माहौल बनेगा। एनएसए के लेवल पे बन ही रहा था और एक नया कदम होगा। लेकिन अब इन सब को देखने के बाद ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग को एक अंतर्राष्ट्रीय टीम बुलानी चाहिए दूसरे देशों से, और उनको भी बुला के दिखाना चाहिए और एजेंसी भी आ जाए और उनको भी दिखाना चाहिए कि देखिए ये क्या किया इन्हीं ने और ये क्या बोल रहे हैं, कहनी और करनी में कितना इनकी फर्क है। हम हमेशा से कहते भी रहे सर ना कि हम किसी तीसरी पार्टी को पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये तीसरी पार्टी की बात नहीं है, ये पार्टी की कोई इंडो पाक डायलॉग के लिए थोड़ी ना, ये तो आतंकवाद का पठानकोट आतंकवाद के मसले से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक पूरा ग्रुप बना रखा है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है।
उसके तहत हमको बुलाना चाहिए कि हमें दिखाना चाहिए कि भाई ये ऐसा हुआ, ये आए और ये इस तरह से नकार रहे हैं। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को बता दें। पनामा लीक्स पर अमिताभ बच्चन की प्रतिक्रिया आई है। कानून के मुताबिक उन्होंने पैसे विदेश भेजे हैं, ये अमिताभ बच्चन कह रहे हैं। सारे टैक्स चुकाए हैं। अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय पर टैक्स चोरी का आरोप, मतलब उसमें चूंकि पनामा लीक्स में उनका नाम आया है, इस वजह से उनकी तरफ से ये सफाई आई है कि सारे टैक्स उनकी तरफ से अदा किए गए हैं और लीगल वे में पैसा भेजा गया है। विदेशों में अगर कहीं रखा है तो ऐसी किसी कंपनी से जुड़ा नहीं रहा अमिताभ बच्चन, ये कह रहे हैं। जिस मोसैक फोनसेका की बात हो रही है पनामा लीक्स पर, अमिताभ बच्चन की तरफ से ये सफाई आई है। कानून के दायरे में रहते हुए विदेश में पैसे उन्होंने रखे हैं, ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली साफ कह चुके हैं कि इस पर एक बड़ी कमेटी बनाई गई जो एक जांच करेगी और जो भी इसमें लोग गुनहगार पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। उससे पहले अमिताभ बच्चन की तरफ से ये रिएक्शन आया है। चलिए, इस बड़ी खबर के बाद एक बार फिर से अपने डिबेट पर हम लौटते हैं। विनोद शर्मा साहब, जब जेआईटी बुलाने का फैसला हुआ होगा, क्या उस वक्त राजनीतिक तौर पर भी, सियासी तौर पर भी एक आम राय बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई इस बार, या की जाती है, ऐसी परंपरा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सब अनर्गल बातें हम ना करें। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी। आप हमेशा पॉपुलर डेमोक्रेसी की बात करते रहते हैं। रेफरेंडम करवाते क्या कि आईएसआई बुलाए या ना बुलाए? मेरी जाती नॉलेज में है कि आईएसआई और रॉ के चीफ जो हैं वो अटल जी के टाइम भी मिले और मनमोहन सिंह के टाइम में भी मिले हैं। वो को अनाउंसमेंट करके मिले थे क्या? देखिए, ये जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं, बड़ी डिस्क्रीट चैनल्स होती हैं और कभी कभी ये बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। और आईएसआई जो है हमारे लिए खतरा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो तारीख है वो कारगर। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बीच में तो ये भी कहा गया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस हो, जो कि हो रहा है आजकल, सुना है मैंने। और ये कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फौज के स्तर पे बात होना चाहिए, और हम क्योंकि वहां पर फौज जो है वो सर्वोपरि है, इसलिए हमको फौज से बात करनी चाहिए। लेकिन हमें प्रॉब्लम इस बात की है कि एज एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस उनका आर्मी चीफ हमारे आर्मी चीफ से मिलेगा, है तो हम तो आर्मी को अपनी पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते। आप समझे कि नहीं? हमारी आर्मी तो जो इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके आदेशों अनुसार चलती है, तो हमारे को इस बात से गुरेज है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये हुआ है और जेआईटी ने ये रिपोर्ट दी है तो आप कहेंगे आप बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं, लेकिन मैं इसको सीधा सीधा फिर जो चीन ने जो यूनाइटेड नेशंस में रोड़ा अटकाया है, जहां पर उसको यूएन द्वारा नेम्ड एंटिटी ना घोषित किया जाए जेईएम के अध्यक्ष को, उसके साथ सीधा सीधा संबंध है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। चीन जो है वो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बड़ा एसेट क्रिएट कर रहा है। जब मुशर्रफ साहब ने लाल मस्जिद में फौजें घुसवाई थी, उसका सबसे बड़ा प्रोवोकेशन ये था कि कुछ चाइनीज इंजीनियर्स जो थे वो एब्डक्ट हो गए थे और उनकी जान को खतरा था। और मुशर्रफ साहब ने सोचा था कि हम उनकी डिफेंस में खड़े हो जाएंगे तो ये मामला हम लोग निपटा देंगे, लेकिन उससे उनको बहुत भारी खुद नुकसान हुआ और उनके बाद 3 बार उन पर जानलेवा हमला हुआ, और जिसमें कि वहाँ के फौज के लोग जो थे इन्वॉल्व थे। तो अगर ये जेआईटी खारिज कर रही है हमारे एलिगेशन को जो जैश ए मोहम्मद के खिलाफ है, तो इसलिए कर रही है कि चाइना और पाकिस्तान आज के दिन ये नहीं चाहते हैं कि उनको जो वो एसेट क्रिएट कर रहे हैं पीओके में, उससे उस एसेट क्रिएशन में इन तंजीमों से खतरा हो, इंटरनल थ्रेट हो जाए। आप समझे कि नहीं? जिस तरह से पहले चाइनीज इंजीनियर जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते थे वहां वहां उनको जाती तौर पे थ्रेट होती थी, उनको पकड़ के ले आते थे। आप समझिए इस बात को। ठीक है, लेकिन मुझे मेरे पास आज के दिन इसके समर्थन में कोई एविडेंस नहीं है। आई एम मेकिंग पहलू हो सकता है, गेस, आई एम मेकिंग जस्ट एन इंटेलिजेंट गेस, यू नो, ये हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं इंतजार करूंगा, इससे पहले कुछ नहीं बोलूंगा कि वहां की सरकार बोले आधिकारिक तौर पर और हमारी सरकार बोले। ठीक है मुकेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा कमर साहब कुछ कह रहे हैं, उनको सुनिए। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जैश ए मोहम्मद
या लश्कर ए तैयबा जो इंडिया सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे हैं, इनके खिलाफ पाकिस्तान की सेना कभी भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी और ना उठाने देगी। इनको हमेशा वो इनको प्रोटेक्ट करेगी। उसका रीज़न ये उनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट है। अगर इनको आप छूते हैं, अजहर मसूद को पकड़ते हैं, तो मामला सीधा आईएसआई तक पहुंच जाएगा और आईएसआई बच नहीं सकती उसमें, इसलिए कि ट्रेनिंग इनको देती है, पैसा देते हैं। इतने हाई प्रोफाइल जो मिलिटेंट एक्टिविटी होती है उसमें वो इनको इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं, इनकी ट्रेनिंग कराते हैं, तो वो उसका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसलिए आईएसआई कभी भी नहीं होगा चाहेगी कि हाफिज सईद हों या मसूद अजहर हों, इनको पकड़ा जाए या इनकी ऑर्गेनाइजेशन को सीधे इम्प्लीकेट किया जाए। इसीलिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन, नए नाम बना के ये ऑपरेशन कराए जाते हैं उमूमन। दूसरी बात ये है कि ये जो हालात हैं वहाँ, जिस तरफ विनोद अभी बता रहे थे, ये सही बात है कि उनका वन रोड वन बेल्ट वाला जो है इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो जो अपना कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान होता हुआ जाएगा और उसकी प्रोटेक्शन के लिए चाइनीज़ भी काफ़ी चिंतित है और वो भी इसको कई बार इस बात को उठा चुके हैं मसले को। ठीक नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कंवर साहब ने कहा वो कन्वेंशनल विजडम है, जहाँ तक हमारी एक्सपीरियंस पे बेस्ड कन्वेंशनल विजडम। हाँ, बिल्कुल, और उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इनकी गौरतलब एक बात लाना चाहता हूँ कि जो मुमताज़ कादरी को लटकाया, जो उसको फांसी दी, वो इस कन्वेंशनल विजडम से जरा हट के थी बात। और ये स्टॉर्स थे, ये उड़ते हुए पत्ते थे हवा में, जिसको पढ़ के ऐसा अंदेशा होता था कि पाकिस्तान में जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है वो दूसरी करवट बदल रही है। देखिए, दो तीन चीजें वहां पर विनोद, मैं एक छोटी सी बात कहूं, कादरी जो था वो देवबंदी नहीं था। कादरी जो था वो बेसिकली बरेलवी सेक्ट से बिलोंग करता था और ये लोग बिल्कुल दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा, बरेलवी और वहाबी और देवबंदी में। मैं कुछ और बात कह रहा हूं। देखिए, आप सब वहां पर भी मीडिया ये सवाल उठाता था कि आपने इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत करके आपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ज़रबे अज़ब चलाया। अब व्हेन विल दी इनिशिएटिव मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न ऑनक्लेव्स? और जब हम ईस्टर्न ऑनक्लेव्स की बात करते हैं कंवर साहब, तो फिर हम बात करते हैं इन सब तंजीमों की जो सदर्न पंजाब में बैठी हुई हैं, या उन तंजीमों की जो लाहौर के आसपास बैठी हुई, जिसको लश्कर तैयबा बोलते हैं, उनकी बात करते हैं कि उनके खिलाफ कब आप अग्रसर होंगे। और ये सवाल पूछा जाता था उन लोगों से जो शरीफ ब्रदर्स के खिलाफ भी हैं कि आप लोग इनको नहीं छेड़ते क्योंकि आप चाहते हैं कि कश्मीर, पंजाब में अमन बना रहे। लेकिन गुलशन इकबाल में जो हमला हुआ, उसके बाद जो बयान सुना आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कि अब तुम्हारे दरवाजे पे है नवाज शरीफ, हम अब देखो अब तुमने क्या करना है। और ये सब हुआ किसके चलते? कादरी का जो फिनोमिनन था वो पंजाब में आग की तरह फैला हुआ था। जहां उसको दबाया गया, दफनाया गया, वहां पर तो एक पिलग्रिम सेंटर बन गया वो। जिस दिन गुलशन इकबाल पे हमला हुआ, उसी दिन एक भारी हुजूम निकला, इस्लामाबाद के अंदर आया तहरुल कादरी के कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं आपकी जो, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको हैंडल करने के लिए करना चाहता हूं। ठीक है, पाकिस्तान की अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने के लिए भी ये सब कुछ हो सकता है। मुकेश नाइक साहब, एक बात जो कमर साहब कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर कम से कम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आना चाहिए, एक ऑल पार्टी मीट करनी चाहिए, और इस तरह के मसलों में जब बात पूरे देश की हो तो एक आवाज हमारी होनी चाहिए। ऐसी कुछ गुंजाइश बनती है आपको? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दल और उनके नेताओं के द्वारा कही गई बात प्रमाणिक होना चाहिए, राष्ट्रीय हित में होना चाहिए और उसमें कंट्राडिक्शंस नहीं होना चाहिए। अभी आपने सुना पाकिस्तान के जो हमारे साथ टेलीविजन पर डिस्कशन कर रहे थे, एक तरह से मौलाना अजहर मसूद को तो उन्होंने क्लीन चिट ही दे दिया। उन्होंने कह दिया इनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। जो हम एक जो ज्वाइंट जो टीम आ रही थी भारत में, उसके आने के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था
और सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के रवैये में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, थोड़ा बदलाव हुआ है और इस मध्य पूर्व और एशिया में, दक्षिण एशिया में आतंकवाद की समस्या को हल करने के लिए हम सूचना का आदान प्रदान भी करना चाहते हैं, गंभीर भी होना चाहते हैं, इस समस्या को हल करना चाहते हैं। लेकिन अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद, इससे अभी पाकिस्तान मुक्त नहीं है, मेरा ये कहना है। और जब तक पाकिस्तान गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से मुक्त नहीं होगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जो लोग जिन आतंकवादी संगठनों को आईएसआई बैक कर रही है, उन्हें ट्रेनिंग दे रही है, उन्हें पैसा दे रही है, वो कैसे उस समस्या का समाधान करेगा। दूसरी चीज, चाहे हम जितनी भी चर्चा कर लें आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन कश्मीर आते आते सारी समस्याओं पर प्रस्थान बिंदु लग जाता है, सारी समस्याओं पर चर्चा बंद हो जाती है। तो ये इतना सरल मामला नहीं है और इसलिए भारतवर्ष के सभी राजनीतिक दलों को और प्रधानमंत्री जी को चाहिए, जैसा अभी सुझाव आया, कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, जो बातचीत हुई है उस बातचीत को पूरे राजनीतिक दलों के सामने रखें, समस्या के समाधान के लिए सभी राजनीतिक दलों से सुझाव लें और पड़ोसियों के साथ मध्य पूर्व एशिया में डिप्लोमेसी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, सूचना के आदान प्रदान को लेकर हम एक विस्तृत बातचीत करें और उसका मसौदा तैयार करें और सभी को विश्वास में लें। ठीक है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के एनएसए के हवाले से। एक समिट में नासिर जांजवा ने कहा है कि इस रीजन में जो हथियारों की एक होड़ है वो हिंदुस्तान की वजह से है। ये एक बयान अभी भी मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बताया विनोद जी कि इस तरह की बात कही गई है पाकिस्तान के एनएसए की तरफ से। नहीं, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहां पर बोला है? एक समिट में कहा है। देखिए, ये मैं बता रहा हूं आपको कि अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये JIT की रिपोर्ट है, जो वो हम पे आरोप लगा रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से, और ये जो NSA ने वहां पर बोला है, ये बात मुझको भी बोलते थे बहुत से लोग जब ये बलूचिस्तान के मुद्दे पर कि इससे तो बहुत मामला गड़बड़ा जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर ये सब बातें सच हैं तो, और सच हो गई हैं, तो देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। आप समझिए ना इस बात को कि एक पेशरफ्त हुई, उससे लोगों को लगा कि भाई चलो बात आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान खुद बार बार इससे टेररिस्ट अटैक से घायल हो रहा है, बच्चे औरतें मर रही हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे मर रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा इसी तर्ज पर अगर बातचीत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इंडिया इज अ कॉज फॉर द आर्म्स रेस इन द सब कॉन्टिनेंट। तो जैसे कि अभी हमने हाल ही में जब उनको तैयारे मिले थे पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, तो हमने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए थे। तो इस बयान को ज्यादा तरजीह मत दीजिए आप। ये बयान तो होते रहेंगे दोनों तरफ, ठीक है, लेकिन JIT की इन्वेस्टिगेशन पे अगर ये सब सही है कि उनकी ये कंक्लूजन्स हैं और सरकार वहां की उस पर मोहर लगाती है, तो फिर मैं समझता हूं ये विचारणीय विषय होगा और इस पे हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ऑल पार्टी मीटिंग के मैं खिलाफ हूं। आप इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट लीडर्स को बुला के ब्रीफ कीजिए। ऐसी बातें पब्लिकली ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं कही जाती। ये बातें ऐसे चैम्बर्स में होती हैं जहां पर सिर्फ दो लोग ही आपस में बात करें। आप सीनियर लीडर्स को बुलाइए और उनको ब्रीफ कीजिए, आप इंडिविजुअली ब्रीफ कीजिए। एक बार सुदेश साहब के पास चलते हैं, लेकिन इस बीच एक और अपडेट दे दूं कि कुपवाड़ा में भी इस वक्त मुठभेड़ चल रही है जहां पर आतंकियों का एनकाउंटर चल रहा है। ये तमाम सारी चीजें हो रही है। उस बीच ये JIT को लेकर के पाकिस्तान मीडिया में तमाम खबरें चल रही हैं। सुदेश साहब, जो ऑल पार्टी मीट की बात को विनोद शर्मा साहब खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़े नेताओं से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इस बीच एक बयान जो कपिल मिश्रा की तरफ से आया, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो बहुत अजीब सा और बहुत उसकी कंडेम किया जाना चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को ISI का एजेंट कह रहे हैं। इस तरह की चीजों को कैसे टैकल किया जाएगा? देखिए, इतना छिछला बयान, इतना छोटा बयान, और जिस स्तर पर हम इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लोगों को समझ है, भारत की जनता खूब समझती है। अगर बॉर्डर पर आप देख रहे हैं हमारे लोग लड़ रहे हैं, टेररिस्टों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि ये सरकार कहीं से भी आतंकवाद के खिलाफ कमजोर नहीं है और न कमजोर पड़ेगी। जहां तक बातचीत की बात है, तो बातचीत तो हम जारी रखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ एक और जो कदम है वो ले पाए। नवाज शरीफ साहब ने वायदा किया है कि टेरर पर वो हमारे साथ हैं, काम करेंगे, तो हम इंतजार करेंगे। और ऐसे रिपोर्ट्स जो आए हैं उस पर हम कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं आता है तब तक हमारे बोलने का कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ठीक है।
लेकिन सर विनोद शर्मा साहब, जो कपिल मिश्रा का जो एक ट्वीट आया जिसमें वो भारतीय प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईएसआई का एजेंट कह रहे हैं, ये कैसी सियासत है? देखिए, मैं समझता हूँ पब्लिक डिस्कोर्स में संयम की जरूरत है। आप भारत के तात्कालीन अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हम सब आप इस तरह, आप देखिए मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री हो जाता है तो सबका प्रधानमंत्री होता है, और हमको उस इंस्टीट्यूशन की इज्जत करना सीखना चाहिए, और उस इंस्टीट्यूशन की इज्जत उस आदमी के साथ की इज्जत भी होती है जो उस पर विराजमान हो। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आईएसआई एजेंट बोलना, मैंने हमेशा ये कहा है, हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो भारत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। आप पॉलिटिकल लीडरशिप को रिस्क टेकिंग से आप गुरेज करने लगेंगे लोग, अगर इस तरह की बहस होगी। विदाउट रिस्क टेकिंग तो कोई ब्रेक थ्रू होता ही नहीं। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, देखिए पॉलिसी मेकिंग में गलती हो सकती है, पर यह कहना कि वो उनके हित में काम कर रहे हैं, ये वाकई मैं इससे बड़ा अन्याय मैं नहीं समझता हूं किसी के साथ हो सकता है। एंड आई डोंट थिंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिजर्व्स इट, एंड आई डू नॉट कोई हमारे साथ इस वक्त आपका नुमाइंदा नहीं, वरना मैं पूछता आई डू नॉट थिंक दैट द आम आदमी पार्टी आमतौर से शुड हैव मेड दैट स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि आमतौर से कह दिया जाता है कि उनकी अपनी पर्सनल राय है। मैं आता हूं आपके पास मुकेश नाइक जी, और सुदेश साहब आपसे फाइनल कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा कमर साहब, केजरीवाल साहब ये भी कह रहे हैं कि जब से आजादी के बाद से अब तक की जो विदेश नीति रही है वो सबसे खराब दौर से इस वक्त गुजर रही, सबसे लचर स्थिति में है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता, फर्क है, हमेशा समय बदलता रहता है, उसमें डिप्लोमेसी भी बदलती रहती है वक्त के हिसाब से। ये कह देना कि सबसे ख़राब है, ये गलत होगा। बहुत सी जगहों पे हमको उपलब्धियां मिली हैं, बहुत सी जगहों पे हमें परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है। बेसिक नीति जो पहले थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में शुरू हुई थी कि हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे और बातचीत के ज़रिए मसलों का हल निकालेंगे। फिर मैं समझता हूँ कांग्रेस का यूपीए सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया, और बहुत से कंपोजिट डायलॉग हुए, बसें चली एक दूसरे मुल्क में बीच में, और बड़ा अच्छा प्रोग्रेस हो रही थी, माहौल हो रहा था। फिर उसके बाद हम अब मोदी जी आए हैं तो इन्हीं ने भी बातचीत का एक नया दौर चलाया था। लेकिन हमने थ्रू आउट हमारी ये जो बातचीत का दौर रहा, इसमें हमने हमेशा ये देखा, जब हमें कोई उपलब्धि मिलने लगती है, हमें एक स्टेज पे लग रहा था कि सर ग्रीक और सियाचिन का मसला हल हो जाएगा, तो कभी बम्बई में अटैक हो जाता था, तो कभी पार्लियामेंट में अटैक हो जाता था। ये मुश्किल लगातार हमेशा बनी रही। वो लोग एक सेक्शन पाकिस्तान की सेना नहीं चाहते, और अभी भी हमें ये मान के चलना चाहिए पाकिस्तान की बेसिक नीति में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आया। मीठी मीठी बातें सिर्फ दिखावे की। लेकिन ये एलिगेशन जो इस वक्त एसआईटी ने लगाए ये बहुत सीरियस है। इसमें हमको चाहिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय टीम को बुला के और उसको भी दिखाना चाहिए। ठीक है, मुकेश नाइक साहब, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, विदेश नीति को लेके, नेपाल से भारत के संबंधों को लेके देखिए बदलाव आया है। पिछले दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह सार्वजनिक रूप से कहा कि जो नेपाल में इस बीच में उथल पुथल हुई थी, उसमें भारत का रवैया युद्ध की विभीषिका से भी ज्यादा खराब था। तो देखिए, नेपाल से भारत के संबंधों को लेकर, श्रीलंका से भारत के संबंधों को लेकर, जैसा अभी कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के संबंधों में ज्यादा बदलाव आने वाला नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन पूरे मध्य पूर्व और एशिया में पड़ोसी देशों को लेकर, और जो हमारा ट्रेड एक्सचेंज है और दुनिया के देशों से जो हमारा संबंध है, उसको लेकर अभी और भी काम करने की गुंजाइश है। ठीक है, सुदेश साहब, एक फाइनल कमेंट। देखिए, देश जो है बहुत सुदृढ़ हाथों में है। जो भी आप डिस्कशन करा रहे हैं, ये सारे मुद्दों से हम वाकिफ हैं। बस इतना ही चाहते हैं कि इसको इतने छोटे स्तर पर न ले जाएं, और हम थोड़ा सेंसिटिव होकर बात करें जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करें बस। विनोद जी, शो आपकी बात से खत्म होगा भाई। देखिए, मैं तो मेरे पे हमेशा ये आरोप रहता है कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात है, और मैं समझता हूँ कि ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है। बातचीत तो हमको करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ, और सार्थक हो बातचीत, इसकी भी ज़रूरत है। इसीलिए मैं हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, और आज भी दे रहा हूँ, और अपेक्षा करता हूँ कि
गुड सेंस विल प्रिवेल पाकिस्तान में। और मैं जब ये कहता हूँ तो विद फुल कॉन्शियसनेस ये कहता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग नहीं समझते, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स भी हैं। और जब दो मुल्कों की प्रॉब्लम्स होती हैं जो जनता को सीधे सीधे आहत करती हैं, उस वक्त उन मुद्दों पे पेशरफ्त, उनमें फॉरवर्ड मूवमेंट ग्लेशियल हो जाता है, बहुत धीरे धीरे हो जाता है। और बातचीत होती रहनी चाहिए, बातचीत के बिना गुजारा नहीं है, और बातचीत ईमानदारी से होनी चाहिए। ईमानदारी, ये इस लफ्ज का बहुत जरूरी, बहुत दोनों तरफ से ईमानदारी से बातचीत होनी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, हमारे साथ आपने वक्त दिया, स्टूडियो तक आए। कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुकेश नायर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सुदेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लेकिन इंतजार करते हैं कि JIT की जिस हवाले से जो खबर पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है उस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से क्या आता है और उसके बाद भारत का रुख क्या होता है। लेकिन जो तारीख है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान का रवैया हमेशा से जो रहा है, शायद इस बार भी वैसा ही कुछ होगा। अगर बेहतर होता है तो बहुत अच्छी बात होगी दोनों देशों के रिश्तों के लिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।